नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। देश दुनिया की दो सबसे बड़ी खबरों पर आज आपको हम खबरदार करेंगे। एक खबर युद्ध के मैदान की है, दूसरी खबर सियासत के मैदान से है, जहां आज आपको सबसे पहले इस सवाल का जवाब पता चलेगा कि क्या जून तक युद्ध की आग जल सकती है। और फिर थोड़ी देर बाद आपको हम बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सांसद बनने वाली इच्छा की इनसाइड स्टोरी क्या है। शुरुआत महायुद्ध के छठे दिन की खबर से, वो महायुद्ध जिसे 129 घंटे हो चुके हैं। इस युद्ध के 5 बड़े अपडेट सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। पहली खबर है कि इराक में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर ईरान ने कुछ देर पहले बड़ा हमला किया है। इरबिल में अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने उससे अब तक मदद नहीं मांगी है, तो क्या रूस मदद करेगा अगर ईरान मांगेगा। तीसरी बड़ी खबर रियाद के ऊपर हमले की है। सऊदी राजधानी में धुआं उठता हुआ देखा गया है। चौथा अपडेट यह है कि श्रीलंका में ईरान का दूसरा जहाज भी सुरक्षा के लिए इजाजत मांग रहा है, मतलब उसे खतरा लग रहा है। ईरानी शिप को डर है कि कहीं फिर अमेरिका वार करके उसे डुबो न दे। पांचवी खबर यह है कि इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के एक इलाके को पूरी तरह से खाली करने की चेतावनी दी है। पहली बड़ी खबर रूस से जुड़ी है। रूस का कहना है कि ईरान ने रूस से सैन्य सहायता नहीं मांगी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि रूस क्या सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर अपने सहयोगी को सैन्य सहायता की पेशकश कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि ईरानी पक्ष से कोई अनुरोध आया ही नहीं है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल मॉस्को और तेहरान ने रणनीतिक साझेदारी संधि की थी, जिसमें सैन्य सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब रूस सीधे तौर पर ईरान के लिए नहीं उतरेगा। तो फिलहाल ईरान अकेला ही अमेरिका और इजरायल का सामना कर रहा है। ईरान पर लगातार अमेरिका और इजरायल बमबारी कर रहे हैं। फिर भी ईरान युद्ध को लेकर कहा जा रहा है कि यह 100 दिन तक चल सकता है, मतलब जून तक यह युद्ध जारी रह सकता है। इसके संकेत सीधे सीधे अमेरिकी सेना ही दे रही है। समंदर में अमेरिका का एक युद्धपोत, जिससे एक के बाद एक ईरान की तरफ मिसाइल लॉन्च की जाती है। चालीस सेकंड के इस वीडियो में ताबड़तोड़ मिसाइल लॉन्च का मकसद अमेरिका का अपनी पावर दिखाना है। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ऐसी शक्ति इजराइल की तरफ से भी दिखाई जा रही है, जो ईरान की लड़ाकू विमान उड़ाते हुए वीडियो जारी करता है। युद्ध के छठे दिन ईरान में तबाही के दावे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर पर है। लेकिन सवाल है कि जब अमेरिका और इजराइल इस जंग में इतने ही ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, तब 100 दिनों तक युद्ध चलने की बात क्यों कही जा रही है। इस युद्ध के महीने भर तक चलने भर का ख्याल अमेरिका में विरोध की नई धुरी बन चुका है। सवाल है कि अगर जून तक ये युद्ध चला तो दुनिया का क्या होगा। क्या ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका के 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होना तय है। We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. ईरान पर इसी तरह से पिछले 100 घंटे से ज्यादा से बमबारी हो रही है। खामनेई मारे जा चुके हैं। फिर भी ईरान की मौजूदा सरकार को हटाने के अपने मकसद से अमेरिका बहुत दूर है। अमेरिका को उम्मीद है कि 100 दिनों के अंदर वो ईरान को लेकर अपने लक्ष्य पूरे कर लेगा। वहीं ईरान मरते दम तक लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुका है। ईरान पर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि युद्ध 4 हफ्ते चलेगा। नेतन्याहू भी कह रहे थे कि युद्ध बरसों नहीं चलेगा। लेकिन अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने पेंटागन से ज्यादा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर भेजने की गुजारिश की है, ताकि कम से कम 100 दिनों के लिए ईरान वॉर ऑपरेशंस को सपोर्ट किया जा सके। यानी खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड कहता है कि ये युद्ध अगले 100 दिनों तक तो चलेगा ही। दूसरी तरफ अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको का दावा है
कि ये युद्ध सितंबर तक चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर होगा। अमेरिका के लिए भी जंग लड़ने की कीमत बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसका मुख्य निशाना ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। जंग का विरोध करके सत्ता में बैठे ट्रंप के लिए ईरान युद्ध में खुद को सही साबित करना जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही उन पर सवाल उठने शुरू हो गए, खासकर युद्ध के खर्चे को लेकर। ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के छठे दिन तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। जंग के पहले 24 घंटे में ही करीब 779 मिलियन डॉलर खर्च हो गए, जो भारतीय रुपयों में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं। इस भारी शुरुआती खर्च में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की तैनाती, लगभग 200 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला और लड़ाकू विमान से हमले शामिल है। हमले से पहले की तैयारी में जंग शुरू होने से पहले अमेरिका ने अपने फौजी संसाधनों को जुटाना शुरू किया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा नौसैनिक जहाजों USS गेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती शामिल है। इसमें करीब 630 मिलियन डॉलर खर्च हो गए। नौसैनिक बेड़े और 200 से अधिक सैन्य विमानों वाले युद्ध अभियान के लिए करीब 59.4 मिलियन डॉलर से 60 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का खर्च आ रहा है। हवाई बमबारी, रसद तैनाती और हमलों से पहले किए गए अभियानों को ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के मुताबिक पहले कुछ दिनों में ही कुल लागत 5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है। तुरंत के सैन्य खर्च से परे देखें तो पेन वॉर्टन बजट मॉडल के आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर ये लड़ाई 1 महीने उससे ज्यादा समय तक चली तो सैन्य खर्च और युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 210 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। तो ईरान से युद्ध शुरू हुए भले ही कुछ ही दिन बीते हों, लेकिन अगर ये जून या फिर दावे के मुताबिक सितंबर तक चलता रहा तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए अपने फैसलों का बचाव करना मुश्किल होता जाएगा, जो ईरान के मामले में भी बड़बोले साबित हो रहे हैं। We're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far, and that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. मेरे 2 सहयोगी सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुमित, 100 दिन का आकलन, सबसे बड़ा क्या कारण कि 3 से 4 हफ्ते से लेकर अब 100 दिन का यह आकलन सामने आ रहा है अमेरिका की तरफ से? देखिए, वैसे तो अगर इन 5 से 6 दिनों का आप आकलन देखें या उनके स्ट्राइक्स देखें तो आपको अंदाजा लगेगा जो मैक्सिमम गोल अचीव किए जाने थे, जो अमेरिका द्वारा पहले से कहे जा रहे थे, वो तो कर लिए गए हैं। चाहे वो आप कह सकते हैं रेजिम चेंज के लिए सुप्रीम लीडर का खात्मा हो, उनके आसपास के बड़े कमांडर्स का खात्मा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके सभी कोस्टल एरियाज के साथ साथ एयर डोमिनेंस करना हो। इस समय अमेरिका के हाथ में उनकी एयर डोमिनेंस के साथ साथ उनकी नेवल डोमिनेंस भी है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इन 4-5 हफ्तों के अंदर अगर अमेरिका समय ले रहा है, श्वेता, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो इनरिच यूरेनियम कहां पर है, जो लगातार ईरान ने पहले ही कई लोकेशंस पर डिस्पर्स कर दिया है। कहां पर है वो 400-450 केजी का यूरेनियम? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को तो आप टारगेट कर सकते हैं, उनके साइलोज को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन यह कैसे प्रमाणित होगा कि जिन चीजों को आपने टारगेट किया है वो सच में नष्ट हो चुकी है, या फिर जो प्रोसेस है या फिर जो उनके पास तकनीक है वो अमेरिका के हाथों में जब तक नहीं आ जाती तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उनके आप बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम को रोक सकते हैं। क्योंकि ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है 1 साल पहले, जहां पर उसने अटैक तो किए, लेकिन बाद में यह पता लगा इनपुट कि सारे के सारे अटैक निष्क्रिय निकले, उससे ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। श्वेता, प्रणय, 100 दिन क्यों से जितना ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, 100 दिन यानी कि कितना बड़ा खतरा और पूरी दुनिया के लिए? देखिए, दुनिया को इस खतरे का एहसास अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस जंग का दायरा बढ़ रहा है। अगर बीते 48 घंटों में आप देखें तो भारत के करीब हिंद महासागर के अंदर अब ये जंग पहुंच चुकी है, जहां एक ईरानी युद्धपोत को डुबोया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो साइप्रस और उसके आगे तक इस जंग का जो आभास है और इस जंग का जो प्रभाव है वो पहुंच रहा है। अगर आप अब तक देशों के दायरे की बात करें तो अब
ब्रिटेन अपने युद्धपोत को आगे बढ़ा चुका है, इटली अपना युद्धपोत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, फ्रांस ने अपना विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गोयल जो है वो आगे भेजा है, और इसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल की ताकत तो वहां लगी ही हुई है। ईरान जो है वो लगातार अभी भी वार कर पा रहा है, तो इसने इस पूरी बिसात को और कॉम्प्लिकेट बना दिया है। इसीलिए जैसे माना जा रहा था कि ये हो सकता है कि 5-6 दिन का ऑपरेशन हो, 1 हफ्ते का ऑपरेशन हो, 3-4 दिन का ऑपरेशन हो, कई आकलन शुरुआत में दिए गए। अब ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही इसकी टाइमलाइन को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें 100 दिनों की बात की जा रही है। और तेल के बढ़ते हुए दाम, तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई की उठती हुई चिंताएं और गैस के बढ़ते हुए दाम और साथ ही बढ़ता हुआ हमलों का दायरा ये बताता है कि ये मैदान अब और पेचीदा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये पेचीदा होता चला जाएगा इसका प्रभाव कई दूसरे मुल्कों पर पहुंचेगा। यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही पाइपलाइनों और ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले की घटनाओं ने पूरे दुनिया के अंदर जो शिपिंग के प्रभाव हैं उसको मुश्किल में डाल दिया है। वॉर की जगह ऑपरेशन का नाम दिया गया। यह सोचा गया कि शॉर्ट क्विक ऑपरेशन होगा, जो रेजिम चेंज, न्यूक्लियर तौर पर उसे पूरी तरीके से डिसआर्म कर देना, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसका दायरा अब अमेरिका की तरफ से ही 100 दिन का बताया जा रहा है कम से कम। अब रूस के बाद अब चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसकी हम बात करते हैं। अब चीन ने पश्चिमी एशिया में हो रहे युद्ध पर चिंता जताई है। चीन ने मांग की है तुरंत युद्ध खत्म होना चाहिए। उसकी तरफ से पिछले कुछ दिनों में रूस, ईरान, ओमान, फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। अमेरिका तुरंत ईरान पर हमला बंद करे, ये चीन कह रहा है। रूस की तरफ से अब से कुछ देर पहले मदद वाली बात पर यह कहा गया कि मदद मांगी ही नहीं गई है और आर्म्ड मदद उन लोगों के समझौते के तहत है नहीं, लेकिन दबाव दोनों की तरफ से कम बयानों के हिसाब से बनाने की कोशिश हो रही है। अब अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है उसका 6ठा दिन है। पिछले 5 दिनों में ही तेल के दाम 11% उछल चुके हैं। यह खबर भारत के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो फिर तेल के दाम 100 के पार जा सकते हैं। केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति नहीं हुई तो क्या होगा? क्योंकि पेंटागन की आंतरिक सूचना पर आधारित पॉलिटिको की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये युद्ध सितंबर तक खिंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भी सबसे बड़ा सवाल तेल के दाम को लेकर है, जो पिछले 5 दिनों में ही 11% तक बढ़ चुका है। ये जो कहते यूएई में जो है गल्फ क्रिकेट में होता है ना गुगली, आई थिंक ईरान ने एक तरह की यॉर्कर फेंकी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल ने एक्सपेक्ट करा था ठीक है ईरान रिटेलिएट करेगा अमेरिकन बेसिस पर भी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा इनके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। तेल के दाम अगर बढ़े तो इसका अमेरिका पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए उसकी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के टैंकर को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। भारत के लिहाज से भी यह सवाल बहुत अहम है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है 28 फरवरी को हॉर्मुज से कुल 44 जहाज बाहर जा रहे थे, जिसमें 24 तेल टैंकर और 6 गैस टैंकर थे। जंग छिड़ी तो 1 मार्च को कुल 13 जहाज निकले, जिसमें सिर्फ 4 तेल टैंकर और 1 गैस टैंकर था। फिर 2 मार्च के बाद हॉर्मुज से कोई तेल टैंकर या गैस टैंकर नहीं निकला। 3 मार्च को सिर्फ 1 तेल टैंकर निकला। तेल के टैंकर पर हमले की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे हमले लाल सागर में देखे जाते थे, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी ने तेल की चुनौती को गहरा कर दिया। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें 50% कच्चा तेल हॉर्मुज से ही आता है। 25 लाख बैरल रोज हॉर्मुज से आता था, जिसमें 85% तक रुकावट आई है। इस हिसाब से भारत को 20 लाख बैरल रोज कम तेल मिलने लगा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार यह दावा हो रहा है कि तेल और गैस की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर युद्ध 100 दिन से ज्यादा चला तब क्या होगा? क्या उससे पहले ही भारत को रूस की तरफ दोबारा रुख करना होगा? तो ऐसा करने पर डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या रहेगा? This is up to India to decide. You know, we have always maintained that we have always been ready to offer oil supplies to India.
provided India needs those supplies. That's the decision the Indian government should take. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जहाजों के ट्रैकर से पता चला कि बाल्टिक सागर और काला सागर से लोड हुआ रूसी टैंकर भारत आया है। इन दो टैंकर में 14 लाख बैरल कच्चा तेल था। इसमें से एक ओड्यून स्वेज मैक्स का जहाज था जिसमें 7.30 लाख बैरल तेल था जो पारादीप पहुंचा, और दूसरा टैंकर अफरा मैक्स का मटारी था जो 7 लाख बैरल तेल लेकर जा रहा था। ये वडिनार पोर्ट आया है। इसके अलावा इंद्री नाम का एक और जहाज स्वेज मैक्स का है जो सिंगापुर जा रहा था। अब 7.30 लाख बैरल तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। जहां तक शॉर्टेजेस का खतरा है, शॉर्टेजेस कभी भी किसी भी कारण हो सकती हैं। कुछ समय पहले हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज दुनिया में हो गई। सप्लाई चेन का डिसरप्शन, इस बारी तेल की सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ है, और कोविड के बाद लगातार दुनिया ये समझ रही है कि सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन है। हमें ये लेसन लेना चाहिए कि 20-22 साल पहले भारत ने क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का अभियान शुरू किया था। मैंगलोर जैसी जगह में और बाकी कुछ स्थानों पे जमीन के अंदर हमने क्रूड ऑयल को स्टोर करने का एक प्रोसेस शुरू किया। उस प्रोसेस का बहुत बड़े पैमाने पे एक प्रकार से एक्सपेंशन होना चाहिए। दुनिया में कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए समझदारी इसी में है कि चीन की तरह तेल रिजर्व के समय रहते उपाय किए जाएं ताकि किसी भी युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम पड़े। प्रणय, टैरिफ के पूरी उस चर्चा के समय डोनाल्ड ट्रंप को एतराज रहा रूस से तेल लेने पे। अब जो परिस्थितियां उनके ही कारण उत्पन्न हुई हैं उसमें रूस से तेल लेना हमारे लिए कैसा विकल्प है, क्योंकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है हम तो हमेशा तैयार हैं। देखिए, भारत की तेल आपूर्ति को लेकर भारत सरकार का जो रुख है वो हमेशा से स्पष्ट रहा है कि भारत अपनी ज़रूरतों के आधार पर, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर और बाजार के डायनेमिक्स के आधार पर यह फैसला करेगा कि उसे तेल कहां से चाहिए, क्योंकि भारत 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश की ऊर्जा सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए चाहे वो रूस का तेल हो, चाहे वो वेनेजुएला से आने वाला तेल हो या नाइजीरिया से आने वाला तेल हो, भारत ने अपने तेल के विकल्पों को हमेशा खोला रखा है और उसको हमेशा से डाइवर्सिफाई रखा है। कोई एक स्रोत नहीं है भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए। स्वाभाविक रूप से भारत जैसे बड़े खरीदार को लुभाने, उसको आकर्षित करने और उसके लिए उसके साथ तेल आपूर्ति के सौदे करने की इच्छा किसी भी देश की होगी, और शायद यही वजह है कि रूस उस खोए बाजार को जिसके अंदर कटौती आई थी अमेरिका की पाबंदियों के चलते, अमेरिका के दबाव के चलते, उसकी भरपाई करने के लिए उसने तत्काल जो है करीब 9 लाख से ज्यादा का जो बैरल का जो तेल है 9.5 मिलियन, सॉरी माफ कीजिएगा 90 लाख बैरल, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा है अमाउंट है जिसको भारत की तरफ उन्होंने बढ़ाया, और ये कहते हुए बढ़ाया है कि अगर आप चाहें तो ये तेल ले सकते हैं। हाई सीज के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तेल अवेलेबल है और ये इसीलिए रखा जाता है कि जिसे जरूरत हो वो उस तेल को खरीद सके बाजार के उन तमाम दामों और मूल्यों के आधार पर। अब यूएई, सऊदी अरब की तरह कतर पर भी ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की बता दें आपको, ईरान ने कतर पर 13 मिसाइलें दागी हैं। कतर ने कहा है कि उसने सभी 13 मिसाइलों को रोकने में कामयाबी पाई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 13 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है कतर पर। ईरान अपने इर्द गिर्द के सभी उन क्षेत्रों में जहां पर यूएस बेस हैं हमला कर रहा है। कतर पर आज 13 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की बात सामने आ रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ईरान की मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन शाहिद ड्रोन को काबू करने में उन्हें पसीने आ जा रहे हैं। अब यूक्रेन ने इसे लेकर सऊदी अरब यूएई को मदद की पेशकश की है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। अमेरिका, इजराइल और ईरान का यह युद्ध लगातार अब ड्रोन वॉरफेयर में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो कौन कौन से ड्रोन हैं जो लगातार अब ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन ड्रोन के बारे में। दरअसल शाहिद ड्रोन यानी ईरान का वो ड्रोन जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। यूक्रेन युद्ध में ये ड्रोन इतना कामयाब रहा है कि अमेरिका को इसकी कॉपी भी बनानी पड़ी है। अब जो दूसरा ड्रोन है जिसका नाम है लूकस ड्रोन, जो अमेरिका ने तब्दील किया या इसको विकसित किया है, हुबहू शाहिद ड्रोन की ही नकल लगता है। अमेरिका को ईरान के हथियारों की नकल करनी पड़ी। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ड्रोन कितना कमाल का रहा होगा। यह ड्रोन एक बार फिर से चर्चा में है, जिसके जरिए ईरान ने कम से कम
कम खर्च के अंदर पूरे पश्चिमी इलाकों के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में बड़े बड़े देशों के पसीने तक निकाल दिया है। शायद ड्रोन की तबाही की तस्वीरें सारी दुनिया देख रही है। सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहा हूं, अगर आप देखें, ये वो मैप है, ये वो जानकारी है जिसकी जानकारी अमेरिका ने अपने 100 घंटों के, आप कह सकते हैं, ऑपरेशंस में दी थी। अगर आप पूरे के पूरे इलाके को देख रहे हो, अगर आप ऊपर से देखें नीचे तक, यानी इस इलाके के नीचे तक अगर आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे पहले अमेरिका ने अटैक किए। यानी कोस्टल एरियाज को आप कह सकते हैं कि एडी, यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरीके से खाली कर दिया। उसके बाद एक वैक्यूम बनाया गया जो तेहरान की तरफ जाता है। यानी तेहरान की तरफ अगर आप ये रास्ता देख रहे हो, तो दरअसल ये वैक्यूम बनाया गया, ये कॉरिडोर बनाया गया, जहां से दोबारा से उनके एयरक्राफ्ट और ये ड्रोन्स ने हमले करने शुरू किए। और उसके बाद उनके एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से एक नया एयर डोमिनेंस का इलाका मिल चुका था। यानी अब अमेरिका के लिए ये बहुत आसान था कि वो इन इलाकों में आराम से अपने हथियारों को, अपने एयरक्राफ्ट को मूव कर सके। अब ईरान के इस हथियार का तोड़ सबसे पहले यूक्रेन ने ड्रोन इंटरसेप्ट के रूप में निकाला था। अब आपको वो भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो ड्रोन इंटरसेप्ट क्या रूप क्या है, कैसे लगातार यूक्रेन ने इसी ईरानियन ड्रोन्स का जो जिसे रूस इस्तेमाल कर रहा था उनको टारगेट करना शुरू किया। ये ड्रोन इंटरसेप्ट 1 मिनट में ड्रोन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही पता चलता है कि हथियारबंद ड्रोन आ रहे हैं, ये तुरंत ड्रोन को तुरंत लॉन्च कर दिया जाता है और ये शाहिद जैसे ड्रोनों को ढूंढकर उनसे टकरा जाते हैं। जेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन हमले में झेलते हुए सऊदी अरब, यूएई और कई देशों को अपनी मदद का ऑफर भी दिया है। यानी यूक्रेन ऐसा देश है जो इस दुनिया में जो लगातार ऐसे ड्रोन को मार गिराने की काबिलियत रखता है और ये काबिलियत उसने रूस के साथ अपनी जंग में हासिल भी की और उसको साबित भी किया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में ईरान के दूसरे जहाज ने भी सुरक्षा के लिए इजाजत मांगी है। मतलब ईरान इस जहाज को भी खतरा लग रहा है, ईरानी शिप को डर है कि कहीं फिर अमेरिका वार करके डुबो न दे। कल श्रीलंका के आगे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां पर ईरान के एक युद्धपोत को अमेरिका की एक सबमरीन ने टॉर्पीडो दाग के डुबो दिया था। अब ये दूसरा जहाज जो गुजर रहा है वहां से, उसे इस बात का डर है कि कहीं उस पर भी आक्रमण न किया जाए। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से ईरान हथियार डालने को तैयार नहीं है, उसके बाद तख्ता पलट का नया प्लान डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं। वो ईरान के अंदर ही सशस्त्र विद्रोहियों को समर्थन देने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुर्दों की मदद लेने पर भी विचार कर रहे हैं। We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. ईरान में अपनी मनचाही सरकार बनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट का ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे अमेरिकी सेना को भेजे बिना ही अमेरिका का मकसद कामयाब हो जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुर्द समूहों की मदद देने की तैयारी कर ली है। इराक के प्रमुख कुर्द नेताओं मसूद बरजानी और बाफेल तालिबानी से फोन पर संपर्क किया गया है। ये बातचीत उस समय हुई जब अमेरिका, इजराइल और ईरान में जबरदस्त जंग चल रही है। माना जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से कुर्द समूहों को तैयार करने में लगे थे। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक के दौरान ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो कुर्द गुट ईरान के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ईरान की आक्रामकता को देखते हुए वो वक्त आ चुका है जब अमेरिका इन गुटों का इस्तेमाल उसके खिलाफ करे। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि ईरान में बमबारी करके वो उसकी पलटवार की ताकत तो कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर अपनी सरकार बनाने के लिए उन्हें सेना उतारनी होगी। इजराइल जानता था कि ये नौबत आ सकती है, इसीलिए वर्षों से इजराइल कुर्द संगठनों के साथ सुरक्षा और खुफिया स्तर पर संपर्क बनाए रखे रहा। इराक ईरान सीमा पर तैनात कुर्द लड़ाके जमीनी मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि ईरान की तरफ से इन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। कुर्द संगठनों के मुख्यालय पर ईरान की तरफ से बमबारी की गई है। कुर्द समुदाय मध्य पूर्व का बड़ा जातीय समूह है, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है।
ये लोग तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान के हिस्सों में फैले हैं। अमेरिका के लिए कुर्द इसलिए भी अहम हैं क्योंकि 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद उत्तरी इराक में उन्हें स्वायत्त प्रशासन मिला। पेशमर्गा बलों को ISIS के खिलाफ लड़ाई का बड़ा अनुभव है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जमीनी स्तर पर किसी अभियान की जरूरत पड़ी तो कुर्द लड़ाके हवाई हमलों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। हालांकि अमेरिका के इस प्लान में तुर्की बड़ी रुकावट बन सकता है, जिसके कुर्द संगठनों से तनावपूर्ण संबंध हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कुर्द लड़ाके ईरान जैसे बड़े देश से लड़ पाएंगे, जिसके पास IRGC के नेतृत्व में 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इनके सामने कुर्द कितना ठहरेंगे, ये सवाल है। फिर भी अमेरिका कुर्द लड़ाकों पर दांव खेल रहा है, जो उसकी मजबूरी को भी दिखाता है। बड़े कुर्द को अगर हम समझें, उन टुकड़ियों को समझें तो एक देश की सीमा में नहीं हम बांध सकते हैं, लेकिन जिस आर्म्ड रिवोल्ट की बात और अपेक्षा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी कि अगर आप उस प्रोटेस्ट में खड़े होइए हम साथ रहेंगे, उस किरदार में क्या ये फिट बैठ सकते हैं? देखिए, यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक संभावना जो है वो खड़ी हो रही है, या रादर आशंका मैं कहूँगा इसे, संभावना तो नहीं, ये एक खतरनाक आशंका ये खड़ी हो रही है कि यदि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की जिस परियोजना के साथ में अमेरिका और इजराइल अंदर दाखिल हुए हैं, वहाँ पर बमबारी की जा रही है, अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर अंदरूनी तौर पर विद्रोहियों को खड़ा करके, क्योंकि ईरान एक मोनोलिथिक नहीं है, ईरान के अंदर भी अलग अलग जो क्षेत्रीय पहचान है, अजेरी हैं, कुर्द हैं, बलोची हैं, इसके अलावा जो वहाँ शिया बड़ी आबादी है वो वहाँ पर हैं, और जो पर्शियन जिन्हें आबादी कहा जाता है, तो पर्शियन पहचान है, कुर्द पहचान है, अज़ेरी पहचान है, बलूची पहचान है, इन तमाम के बीच में अगर संघर्ष होता है तो वहां पर एक सिविल वॉर की स्थिति होगी, जो कि पूरे ईरान के टुकड़े भी कर सकती है और ईरान को एक बेहद खतरनाक स्थिति के साथ साथ इस पूरी इलाके की, जिसका इंपैक्ट भारत तक भी आता है, इस पूरे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्या कुर्दों को मदद करके, हथियार देकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये करवा पाएंगे? क्योंकि वो एक तरफ ये संकेत देते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो इराक की गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, जैसे कि सद्दाम हुसैन और उसकी सरकार को हटा के आईसिस बन गया, वो ऐसी गलती नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यहां पर एक सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन एक ऐसी सत्ता आए जो कि शासन व्यवस्था को संभाल ले और जो ईरान को बिखरने से रोक दे। तो फिलहाल वो दोनों बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कुर्दों का इस्तेमाल किया गया तो इससे बेहद खतरनाक स्थिति जो है वो ईरान के अंदर बन जाएगी। साथ ही वो कुर्दिस्तान जिसका कई बार टैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि कुर्द जो है वो तुर्की के भी इलाके में है, वो इराक के भी इलाके में है और वो ईरान के भी इलाके में है, तो ऐसे में उनकी अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी कोशिश होगी कि इस बड़े क्षेत्र के अंदर अस्थिरता आती है। और क्या टर्की इसके लिए तैयार होगा, क्या इराक अपना इलाका देगा? तो ये बहुत ही खतरनाक यहां से जो है वो खेल शुरू होता है। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये युद्ध है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और अब आपको दुनिया के युद्ध के मैदान से देश के भीतर राजनीति के मैदान में लाते हैं, जहां कल से चर्चा में नीतीश कुमार का नाम रहा। वो नीतीश कुमार जिनके लिए कहा गया कि बिहार में सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। वो नीतीश कुमार तो अंतरात्मा की आवाज के नाम पर गठबंधन बदलकर पलटते रहे। क्या वो केवल अपनी इच्छा से खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं? इसीलिए आज आपको हम नीतीश कुमार की इच्छा की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। इसकी शुरुआत आज राज्यसभा उम्मीदवारी का नामांकन करने से होती है। एक अणे मार्ग। बिहार की राजधानी पटना में 20 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर नीतीश कुमार का पता नहीं बदला, सिवाय बीच में नीतीश की ही मर्जी से जीतन राम मांझी के कुछ दिन कुर्सी पर रहने को छोड़ दिया जाए तो। अब इसी एक अणे मार्ग पर बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 106 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत नीतीश कुमार ने किया, तो ये बिहार के राजनीतिक भविष्य का आम शिष्टाचार वाला स्वागत नहीं है। जवाब इस मुलाकात से कुछ वक्त पहले ही नीतीश कुमार ने दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री आवास से निकलकर नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचते हैं। एक मुख्यमंत्री जिनके पास पूर्ण बहुमत की गठबंधन सरकार है, वो मुख्यमंत्री राज्यसभा उम्मीदवारी का नामांकन दाखिल कर देते हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी
फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। तो अमित शाह आज खास करके इसके लिए पहुंचे भी पटना, वहां पर नामांकन के दौरान मौजूद रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं शशि भूषण सीधे पटना से, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि चुनाव जीतने के 3 महीने 13 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने की इच्छा जता दी। ऐसे में समर्थक कैसे मानेंगे, पार्टी कार्यकर्ता को कैसे संभाला जाएगा, नीतीश कुमार क्या अपनी इच्छा जताएंगे, ये सब कुछ बैठक करके आपस में तय किया गया। आज तक संवाददाता शशि भूषण और हिमांशु मिश्रा नीतीश की इच्छा की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। तारीख 20 फरवरी। इसने सुशासन स्थापित। ये वीडियो अचानक चर्चा में आया। दिन शुक्रवार का था। गृह विभाग के बजट पर सदन में चर्चा होती है। नीतीश कुमार तभी पीछे से अपने मंत्री से मेज थपथपाने की बजाय ताली बजाने को कहते हैं। 20 फरवरी को ही तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि नीतीश कुमार ने सदन में लगे टैब मॉनिटर को पहले नमस्कार किया और फिर उसे मोड़ने को कहकर सामने से हटवा दिया। तेजस्वी यादव ने तब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सवाल किया। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बहुत पहले से विपक्ष में रहते बीजेपी और बाद में विपक्ष में आरजेडी सवाल उठाते रहे हैं। खबर यह है कि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार से उनके स्वास्थ्य के बारे में विपक्ष के आरोपों को लेकर चर्चा कर ली गई थी। दावा है कि तब ये निर्णय हुआ कि चुनाव जीतने के कुछ समय बाद नीतीश की इच्छा से उनकी सम्मानजनक विदाई होगी। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव जीतने के 111 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पद छोड़ राज्यसभा में जाने का रास्ता चुनेंगे। यहां तक कि स्क्रिप्ट कैसे आपसी सहमति से पहुंची। जानकार कहते हैं नीतीश कुमार ने जल्द मुख्यमंत्री पद छोड़ने का पहला संकेत नवंबर महीने में ही दे दिया, जब गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखने की जगह बीजेपी के पास जाने दिया। लेकिन इसके बाद लगातार नीतीश कुमार सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। फिर चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार 22 दिसंबर को पहली बार दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलते हैं। दावा है कि 22 दिसंबर को मुलाकात में उस दौरान नीतीश कुमार की सीएम पद से सम्मानजनक विदाई को लेकर भी बात हुई थी। 2 महीने पहले बिहार सरकार के 2 बड़े अधिकारियों और जेडीयू के बड़े नेताओं की शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई और इसमें भी नीतीश की सम्मानजनक विदाई का रोड मैप तय किया गया। फिर दावा है कि 18 फरवरी को जब राज्यसभा चुनाव का ऐलान होता है तो भी नीतीश कुमार से हुई बात उनको याद दिलाई जाती है। फिर तारीख आती है 1 मार्च, नीतीश कुमार का जन्मदिन, जब नीतीश कुमार 75 साल के हो जाते हैं। अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर बेटे निशांत ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पिता जनता की सेवा करते रहें, इसकी कामना भी की। पिताजी का ये साल मंगलमय हो, अच्छा से रहे, पिताजी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, जनता की सेवा करते रहें जैसे पहले से कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से कार्यकर्ताओं की नाराजगी कंट्रोल करने के लिए बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री वाली रणनीति भी बन गई थी। ये वीडियो होली से एक दिन पहले का है। 3 मार्च को अचानक चर्चा तेज होने लगी कि राज्यसभा निशांत कुमार को भेजा जा सकता है। इसी के अगले दिन 4 मार्च को शाम तक नीतीश कुमार ने फैसला करके सबको अपनी इच्छा राज्यसभा जाने वाली जता दी। साथ ही ये भी पार्टी में दावा है कि उनके बेटे निशांत कुमार को जल्द डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी से लेकर परिवार तक जिसने भी नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने से रोका, उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। नीतीश की तरफ से सबको एक ही जवाब मिला, मैंने बीजेपी से वायदा कर दिया है।
साहब बोले कि तुम जाओ, हम सब देख रहे हैं। इसी के साथ तय हो गया कि नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई मुख्यमंत्री पद से राज्यसभा भेजने के रास्ते से होगी। एक एक करके बीजेपी नीतीश कुमार की राजनीति और उनके आसपास के राजनेताओं पर पकड़ मजबूत करती गई और आखिरकार वो फैसला हो गया जिसके लिए नीतीश कुमार शायद पहले कभी तैयार नहीं थे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक। शशि भूषण हमारे साथ हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शशि भूषण, दरअसल जब 4 मार्च का विजय चौधरी का वो बयान निशांत को लेकर सुनते हैं, उस समय तक ऐसा लगा कि आखिर अचानक निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात क्यों हो रही है। यानी कि भले ये फैसला कल सामने आया हो, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल शुरू हो चुकी थी और नीतीश कुमार को संभवतः ये बता भी दिया गया था, उनके फैसले की याद दिला दी गई थी कि उनको अगर एग्जिट करना है बिहार की पॉलिटिक्स से कह लीजिए या बिहार में जो शासन के नेतृत्वकर्ता के तौर पे उनकी भूमिका रही लंबे अरसे से, तो उसके लिए अब वक्त आ चुका है। और उसके बाद ही ये गतिविधियां हुई थी। कल संजय झा की जो घंटों मीटिंग चली नीतीश कुमार के साथ, वो महत्वपूर्ण हुई। फिर विजेंद्र यादव का आना, दूसरे मंत्रियों का आना। नीतीश कुमार ने सबको लगभग एक ही जवाब दिया, श्वेता, जो हमारे जानकार सूत्र हैं बता रहे हैं और वो खबर भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मैंने बीजेपी से वायदा कर दिया है। नीतीश कुमार की राजनीति 2 वजहों से याद रखी जाएगी। एक तो ये कि एक ईमानदार छवि, भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर लगा नहीं, और दूसरा ये कि गठबंधन की राजनीति में भले ही वो उनको पलटी मार कर ले लोग, उनको ये कह ले कि वो पलट जाते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने वायदा निभाया वो कम से कम याद रखा जाएगा गठबंधन धर्म के तौर पे। तो ये चीजें बताती हैं कि नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया या जो बात वो कह के आए, उस बात के साथ ही वो आगे आकलन अलग होगा और एक प्रशासक के तौर पर किस तरीके से उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है वो अलग रहेगा। लेकिन हिमांशु, क्या तबीयत सबसे बड़ा कारण इस पूरे घटनाक्रम में? हिमांशु, देखिए, तबीयत बिल्कुल नीतीश कुमार की जो है वो सहज नहीं थी। तबीयत को लेकर समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और नीतीश कुमार की जो पार्टी के नेता हैं, जो उनके कहें कि कोर टीम के नेता हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते थे और इसको लेकर वो हमेशा नीतीश कुमार को पब्लिक से और मीडिया से दूर रखते थे। यानी कि कभी भी वो इस तरीके की चीज नहीं होती थी कि वो मीडिया के सामने आए और बाइट दें या इंटरेक्ट करें, और इस चीज को भारतीय जनता पार्टी भी भली भांति जानती थी। और 2020 में जब नीतीश कुमार को 42 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें आई, श्वेता, तो नीतीश कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बीच चुनाव में नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम बनाया जाएगा, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए और 2/3 से ज्यादा बहुमत एनडीए को मिला, नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री की। लेकिन 3 महीने के समय के भीतर ही जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 2022 में 3 मार्च को एक बात कही थी कुछ पत्रकारों से बातचीत करते हुए पटना में कि मैं विधान परिषद में रहा हूं, विधानसभा में रहा हूं, लोकसभा में रहा हूं, केंद्र की राजनीति की है, मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं एक बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। ये बात उन्होंने 2022 में कही थी और 2022 में फिर अगस्त में उन्होंने शायद कार्यकर्ताओं को याद दिलाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपनी इच्छा राज्यसभा सांसद बनने की जता दी और नामांकन कर दिया। लेकिन आज दिन भर उनकी इच्छा से नाराज बहुत से कार्यकर्ता विरोध करते रहे। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास सुरक्षा और दिनों के मुकाबले ज्यादा बढ़ाई जाने लगी, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब राज्यसभा जाने की सुबह चर्चा भर आने से मुख्यमंत्री आवास के बाहर कार्यकर्ता नाराज होने लगे। सीएम आवास में जेडीयू नेताओं को जाने से रोकने लगे, गाड़ी घेर कर विरोध करने लगे। एनडीए 202 सीट नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहा और आज गद्दारी किया जा रहा है, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप लोग किसी को नहीं जाने देंगे अंदर? हम लोग किसी को नहीं जाने देंगे। राजीव रंजन पटेल नाम के कार्यकर्ता तो रोने तक लग गए। लाठी खाया, मार खाया, लालू यादव का
आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं। संजय गांधी जो जेडीयू के तमाम अहम कामकाज संभालते हैं, उन्हें रोककर कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। गेट बंद करके गुस्सा कार्यकर्ता दिखाने लगे कि नीतीश कुमार क्यों राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। जेडीयू नेता को गाड़ी तक लेकर भागना पड़ता है। ये देखिए संजय गांधी अब यहां से निकल के भागे हैं। संजय गांधी की गाड़ी यहां से निकल के आगे की तरफ गई है, भागना पड़ा है उनको। मुख्यमंत्री आवास में नहीं जा पाए हैं हिमांशु, और भारी विरोध यहां पे नीतीश कुमार के समर्थकों का। पहले संख्या कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ी है, और जो नाराजगी है वो जताते हुए समर्थक हैं। मैं रोजे से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शकील, समस्तीपुरी युवा सलाहकार समिति के सदस्य हुए, लेकिन मैं रोजे से हूँ। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था कि आप जिस तरीके से विकास करते हुए आए हैं वैसा ही विकास करते रहे, निशांत बाबू को लाए, यही मेरा आग्रह था। लेकिन अगर इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो नीतीश बाबू अगर बिहार में नहीं है तो कोई नेता नहीं रहेगा, कोई बिहार की गद्दी को नहीं संभाल सकता है। अगर कोई संभालेगा तो नीतीश कुमार ही संभाल सकता है। दिन भर यह हंगामा नीतीश कुमार के घर के बाहर से लेकर जेडीयू दफ्तर तक में चलता है। हम लोग को भी न्यूज मालूम होना चाहिए ना। आपके सामने देखिए, सीएम हाउस के सामने हम लोग 7 बजे से सुबह में है, कोई भी आकर नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं रहा है। कम से कम उनको ट्वीट कर दिया है, ट्वीट किया है, तब आप समझिए कौन ट्वीट किया नहीं किया है, उसका हाईजेक भी तो होता है। उनको निर्णय बदलना पड़ेगा। हम लोग कार्यकर्ता है, उनको 25 से 30 मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हम लोग यही उनसे आग्रह भी करते हैं, धरना भी देंगे, आत्मदाह करेंगे। जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ता गुस्से में प्लेट और मेज तक तोड़ देते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी कार्यकर्ता घेर लेते हैं। वैसे हिंदी पट्टी में सिर्फ बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। अब जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है वो भी जान लीजिए। सबसे आगे इस रेस में बताए जा रहे हैं मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं, जो पिछले 21 सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग के कुशवाहा समाज से आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दूसरा प्रमुख नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव समाज से आते हैं। पिछले 6 सालों से केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें अमित शाह का बहुत करीबी भी माना जाता है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव समाज को बड़ा संदेश देना चाहे तो नित्यानंद राय एक रणनीतिक विकल्प हो सकते हैं। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम भी वैसे चर्चा में है। दिलीप जायसवाल ईबीसी समुदाय से आते हैं और बीजेपी अगर किसी ओबीसी को नहीं चुनकर ईबीसी नेता पर दांव लगाना चाहती है तो दिलीप जायसवाल एक विकल्प हो सकते हैं। बीजेपी के भीतर कई नामों पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। बिहार की जातीय और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ऐसा चेहरा सामने ला सकती है जो संगठन, सामाजिक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति तीनों को साध सके। देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।